अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम बाब नंबर 15 जिसको हमने ख़त्म किया है उसकी मश्क हल करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवालात इंतहाई अहम हैं, कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो बोर्ड के पेपर में तवातुर से आते रहे हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि मश्क को किस तरह हल करना है। अजीज तुलबा तालिबात, खुश आमदीद। आज हम बाब नंबर 15 जिसको हमने ख़त्म किया है, आज उसकी मश्क को हल करेंगे। और जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मालूमाती अंदाज में मैंने आपको ये बाब पढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोग ये तमाम सवालात ख़ुद भी हल कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग मिल के इन सवालात को हल करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ चलते हैं। पहला है जी, पानी की मंदरजा झैल खसूसियत में से कौन सी पौधों में पानी के ऊपर चढ़ने की जिम्मेदार है। आप जरा गौर कीजिए कि यहां पर वो पूछ रहे हैं खसूसियत। यहां पे हमें किसी तरह के अबहाम का शिकार नहीं होना बच्चों। देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि वो खसूसियत बताएं जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, यानी पानी के ऊपर चढ़ने के अमल का नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा है कि किस वजह से, आखिर वजह क्या है, पीछे वो खसूसियत कौन सी है जिसकी वजह से पानी ऊपर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी इसके अंदर ऑप्शंस दी गई हैं। ए है खास हीट कैपेसिटी। नहीं, हीट कैपेसिटी का तो पानी के ऊपर चढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। बी है सरफेस टेंशन। सी है बेहतरीन सॉल्वेंट एक्शन। डी है कैपिलरी एक्शन। तो बच्चों जरा गौर कीजिए, मैं इसीलिए आपको समझा रहा था कि अबहाम में नहीं पढ़ना। गौर से देखिए, कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी कैपिलरी एक्शन एक अमल है। हमसे अमल नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि उस अमल के पीछे वजह क्या है। तो बच्चों वो हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन होती है, पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो आसानी ऊपर की तरफ चला जाता है चीजों के साथ चिपकते हुए। दूसरे नंबर पर आते हैं जी, पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी मंदरजा झैल में से कौन सी है। तो ये हमें पता है कि पानी की हीट कैपेसिटी की मिकदार 4.2 है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब बस हमने यूनिट का फैसला करना है, जबकि मैंने आपको बहुत ज्यादा तफसील से बताया था कि हीट कैपेसिटी पानी की 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। तीसरे नंबर पे है, पानी नॉन आयनिक कंपाउंड्स को किस वजह से हल करता है। बच्चों यहाँ पे नॉन आयनिक कंपाउंड्स का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और आप याद कीजिए मैंने आप लोगों को लेक्चर के दौरान बताया था कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो असल में यहां पर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, और हमें भी पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल होते हैं एक खास अमल की वजह से जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि आइन टू आइन फोर्सेस ये तो आयनिक कंपाउंड्स में बनती है। आइन डाइपोल फोर्सेस ये भी आयनिक कंपाउंड्स को जब पानी में हल करते हैं तब बनता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कुछ और है, वो हमने पढ़ा हुआ है नहम क्लास में। तो डी ऑप्शन दुरुस्त मालूम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, तो बच्चों अब आते हैं चौथे नंबर पे, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। बच्चों हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह होती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। क्योंकि कार्बोनेट्स तो पानी में हल नहीं होते, तो ज्यादातर तो बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इसमें से बाइकार्बोनेट सिर्फ एक ही दिया जा रहा है, और वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा। पांचवें नंबर पर आते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को कौन सा सॉल्ट डाल के खत्म किया जा सकता है। तो आप याद कीजिए हमने टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्लार्क का एक तरीका है, और क्लार्क के तरीके के मुताबिक हमने क्या किया था, बुझा हुआ चूना।
तो बुझा हुआ चूना हमने इसमें डालना है, तो बी ऑप्शन हमारे सामने है। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि उसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम का नाम दिया जाता है, तो ये स्लेक्ट लाइम होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। परमानेंट हार्डनेस को किसके इस्तेमाल से खत्म किया जाता है? तो परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के दो हमने तरीके पढ़े थे, मैं आपको याद दिला दूं। एक में हमने इस्तेमाल किया था वॉशिंग सोडा, जबकि दूसरे में हमने इस्तेमाल किया था सोडियम का जियोलाइट। तो इनमें से जोन सी सही एक ऑप्शन हमें दी गई होगी, हम उसका इंतखाब कर लेंगे। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही हमें नजर आ रहा है कि सोडियम जियोलाइट है, तो हम सोडियम जियोलाइट को क्या कर देंगे, इसकी निशानदेही कर देंगे। 7वें सवाल पर आते हैं बच्चों। मंदरजा झैल में से कौन सा सॉल्ट वाटर को परमानेंट हार्ड बनाता है? तो आप याद कीजिए, हमने परमानेंट हार्ड वाटर में पढ़ा था कि इसकी वजह होती है सल्फेट और क्लोराइड। और सल्फेट और क्लोराइड किसके होते हैं बेटा? हमने पढ़ा था कि ये होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। तो देखते हैं कि इसमें से हमें कौन सा नजर आ रहा है। तो पहले ऑप्शन, पहले नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट, इसकी वजह से नहीं होती हार्डनेस। सोडियम बाइकार्बोनेट दूसरे नंबर पे है बी, ये भी नहीं होती। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो एंड पे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बच रहा है, जिसको जिप्सम भी कहा जाता है। तो जिप्सम की वजह से जो हार्डनेस पैदा होती है, उस हार्डनेस को कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस। 8वें नंबर पर आते हैं। डिटर्जेंट में कौन से सॉल्ट्स की मौजूदगी की वजह से पानी में एल्गी की ग्रोथ तेज होती है? ए ऑप्शन है कार्बोनेट सॉल्ट्स, बी है सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स, सी है सल्फेट सॉल्ट्स, डी है फॉस्फेट सॉल्ट्स। तो हमने पढ़ा था कि पानी में असल में फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, गंदे पानी में, जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में से निकलते हैं या एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स में से निकलते हैं। और जब ये पानी में शामिल होते हैं तो उसमें एल्गी की मिकदार को बढ़ा देते हैं। 9वें नंबर पर है जी, मंदरजा झैल में से कौन सा अमल पानी से O2 के खात्मे की वजह नहीं है? ऑप्शन ए में गौर कीजिए, एक्वेटिक पौधों के गलने सड़ने का अमल, इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। बी ऑप्शन पर आते हैं, एक्वेटिक पौधों की बोसीदगी का अमल। सी है जी एक्वेटिक पौधों की तेज ग्रोथ का अमल। और डी है एक्वेटिक पौधों की डीकॉम्पोजिशन का अमल। तो बच्चों जरा गौर से देखिए कि ए ऑप्शन में पौधों के गलने सड़ने की बात हो रही है, तो जब वो गले सड़ेंगे तो जाहिर है ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म होने लग जाएगी, ये वजह तो हमें नजर आ रही है। बी ऑप्शन है एक्वेटिक पौधों की बोसीदगी, तो बोसीदगी भी जब होगी, बोसीदगी का मतलब होता है जिस्म में टूट फूट का शिकार हो जाना। और डी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है डीकॉम्पोजिशन। यानी ये तीन ऑप्शंस एक जैसी हैं, इन तीनों में जिस्म में टूट फूट हो रही है। और जब जिस्म में टूट फूट होगी तो जाहिर है ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। लेकिन सी ऑप्शन में वो पौधों की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ में तो ऑक्सीजन का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ होती है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन वो बनाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें सी ऑप्शन को हम लोग इसकी निशानदेही करेंगे। 10वें सवाल पर आते हैं। मंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी जिगर की सोजिश का सबब बनती है? आप याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको एक बीमारी का नाम बताया था जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हेपाटाइटिस। हैपा का मतलब होता है जिगर। तो जब हम लफ्ज हैपा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी के अंदर लफ्ज हैपा का मतलब होता है जिगर और टाइटिस का मतलब होता है सूजन या सोजिश। तो जब हमारे मैदे में सोजिश हो जाती है तो इसको हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। तो डी ऑप्शन हमें दुरुस्त मालूम होती है। 11वें सवाल पर आते हैं। मंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी डायरिया का सबब बनती है और मुहलिक हो सकती है? यहाँ पे मुहलिक से मुराद ये है कि जानलेवा हो सकती है। तो आप याद कीजिए बच्चों, मैंने लेक्चर के दौरान भी बता दिया था कि कसीरुल इंतखाबी सवालात में से एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए है यरकान, ऑप्शन बी है डायरिया
ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है टाइफाइड। अगर हम इन सारों को देखें तो गंदे पानी की वजह से होने वाली वाहिद बीमारी हैजा है, जिससे जो जानलेवा साबित हो सकती है। यरकान भी जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन उसके इम्कानात काफी कम है। अलबत्ता हैजा जो है वो अगर उसको टाइम पे, वक्त पे उसको सही तरीके से उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो जानलेवा साबित हो जाता है। तो बच्चों 12वें सवाल पर आते हैं। पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया खत्म करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो ये हमने इस पूरे बाब में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम अपनी आम जिंदगी में, हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं, इस अमल को होता हुआ देख भी लेते हैं। लेकिन आज हम इसकी थोड़ी सी साइंस पढ़ लेते हैं। कौन सी गैस होती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ऑप्शंस आपके सामने दी गई हैं, ये सारे ऑप्शंस के अंदर हमें हैलोजेंस दिए गए हैं। अच्छा जी, अब हैलोजेंस क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 7A जो होता है, उसके एलिमेंट्स को कहा जाता है कि वो हैलोजेंस हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का शुमार होता है, और इनमें से वाहिद क्लोरीन है जिसको हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन भी होता है, लेकिन ब्रोमीन को ब्रोमीन ही की हालत में डालने से जरासीम नहीं मरते। ब्रोमीन का पहले हमें एक एसिड बनाना पड़ता है, फिर जब वो एसिड डालते हैं पानी में, फिर जाके वो इस काबिल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोरीन को शामिल करने से ऐसा क्या हो जाता है? तो बच्चों जरा देखिएगा, मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखने वाला हूं जो कि है पानी का और क्लोरीन का। पानी में जैसे ही हम क्लोरीन को शामिल करते हैं, इससे बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl, और एक और एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला है HOCl। और अजीज तलबा याद रखिएगा, HOCl का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो चूंकि हम क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं तो उससे हाइपोक्लोरस एसिड नाम का एक एसिड बनता है, और उसकी खासियत ये है कि वो पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। इस अमल का नाम है क्लोरीनेशन, पानी की क्लोरीनेशन, क्योंकि उसमें हम क्लोरीन शामिल करते हैं। आते हैं 13वें सवाल पे। मंदरजा झेल आइंस में से कौन सा आइन वाटर हार्डनेस की वजह नहीं बनता? यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइंस है जो कि वाटर हार्डनेस की वजह नहीं बनता। तो बच्चों अब जरा अगर हम इस ये जो अबारत लिखी हुई है सवाल नंबर 13 की, इसका जायजा अगर हम दिए गए ऑप्शंस के साथ लगाएं ना, तो इस अबारत में थोड़ी सी गलती महसूस होती है। देखिए, हमसे कहा जा रहा है मंदरजा झेल आइंस में से कौन सा आइन वाटर हार्डनेस की वजह नहीं बनता। अगर हम देखें, एल्यूमिनियम ये भी नहीं बनता, आयरन ये भी नहीं बनता, सोडियम ये भी नहीं बनता। वजह इनमें से कौन बनता है? मैग्नीशियम। इसका मतलब बच्चों कि ये आपकी किताब में एक गलती हुई है, इसमें नहीं का लफ्ज निकाल देना चाहिए। तो असल में अबारत ये बननी चाहिए कि मंदरजा झेल आइंस में से कौन सा आइन वाटर हार्डनेस की वजह बनता है। तो उसके लिहाज से हम मैग्नीशियम को इसकी निशानदही करेंगे दुरुस्त की, क्योंकि इसकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है और बाकियों की वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होती। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किताबों में अक्सर लिखने के एतबार से गलती आ जाती होती है। 14वें सवाल में आते हैं। हड्डियों और दांतों के खराब होने की वजह कौन सी बीमारी है? तो याद कीजिए, हमने वाटर बॉर्न डिजीजेस, मोतदी बीमारियों में सिर्फ फ्लोरोसिस ऐसी पड़ी थी जो कि हड्डियों के और दांतों के खराब होने की वजह बनती है, और इसकी वजह है ज्यादा फ्लोराइड्स। 15वें सवाल पर आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स किस वजह से पानी में सोल्यूबल हैं? आयनिक कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर होंगे आइंस। अच्छा, जो आइंस होंगे वो किसके साथ जुड़ रहे हैं? पानी के साथ, और पानी कौन है? डाइपोल। तो बस ये देख लीजिए कि कहाँ पे आइन और डाइपोल का जिक्र आ रहा है,
उसको सही के तौर पे मार्क कर लें। पहले नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होती है। बी है आयन डाइपोल फोर्सेस, जो कि सही और दुरुस्त जवाब है। सी है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बच्चों ये फोर्सेस एक खास तरह की होती हैं, इनका तस्करा इंशाल्लाह आप लोग मैट्रिक करने के फौरन बाद जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे और केमिस्ट्री रखेंगे तो वहां पर आपका इसके साथ जो है वो टाकरा होगा चैप्टर नंबर 4 में। 16वें सवाल में आते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है कि पेस्ट्स, अब ये पेस्ट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, बड़ी तफसील से पढ़ा था कि ये पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिन्हें पेस्ट्स कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। बात ठीक है, ये कौन से केमिकल्स हैं, हमने ये देखना है कि ये कौन से केमिकल्स होते हैं। ए ऑप्शन है खतरनाक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बी है खतरनाक ऑर्गेनिक केमिकल्स, सी है मुफीद इनऑर्गेनिक केमिकल्स और डी है मुफीद ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो अगर हम इन तमाम जितने भी हमें ये ऑप्शंस दिए हैं ना, अगर हम इनका जायज़ा लेते हैं तो इनके अंदर भी हमें थोड़ा सा एक मसला नज़र आता है। पहली बात तो ये है कि पेस्टिसाइड्स फ़ायदेमंद तो हैं ही हैं, लेकिन उनके नुकसानात ज़्यादा जिक्र हुए हैं, इनका तज़किरा ज़्यादा हुआ है आपके कोर्स में। तो पहली बात तो इसको हम ख़तरनाक ही समझेंगे, तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हम ये नहीं कर सकते, ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिक भी हैं या इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब हम इसकी तकसीम करते हैं, जब हम इसकी जिसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम इसको ग्रुप्स के अंदर जो है वो तकसीम करते हैं, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक भी आते हैं, इनऑर्गेनिक भी आते हैं। लेकिन चूंकि हम आपकी किताब तक रहेंगे, आपकी किताब में ज़्यादातर इनका क्या बताया जा रहा है कि ये मार देते हैं पेस्ट्स को। पेस्ट्स के अंदर सुंडियां होती हैं, फंजाई, एल्जाई, तो उनको ऑर्गेनिक चीज़ आसानी से मार सकती है, इसलिए हम यहाँ पे खतरनाक ऑर्गेनिक केमिकल्स का तज़किरा करेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा पहला हिस्सा, पहला मरहला मश्क को हल करने का हल हो गया है, जिसमें हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात को जो है वो देख लिया है। अब इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में हम चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तसर सवालात में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ, जिसमें से पहला सवाल है कि पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। हमने ये देखना है कि पौधों में पानी जो है वो किस तरह ऊपर चढ़ता है। हमें पता है कि पानी की सरफेस टेंशन, पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो पानी की जो सरफेस टेंशन होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और हमने उसको पढ़ा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है कि जब दो सतहों के दरमियान जो फोर्स बनती है, जो ताकत बनती है, उसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो पानी की वो सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पौधों की जड़ों से खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। और इस अमल को आप याद कीजिए कि इस अमल को हमने नाम दिया था कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन होगा और कैपिलरी एक्शन होने की वजह से पानी ऊपर चला जाएगा। यानी साबित हुआ कि कैपिलरी एक्शन जो है बच्चों वो अमल का नाम है। तो कैपिलरी एक्शन अमल है जिसके जरिए पानी जड़ों से कहां जाता है, ऊपर पत्तों तक जाता है। लेकिन बच्चों इसके पीछे जो वजह है ना, वजह जो निकलती है ना, वो निकलती है पानी की सरफेस टेंशन, जो कि बहुत ज्यादा है। तो चूंकि सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो पानी में पौधों में मौजूद सेल्स के साथ, जो खुलिये होते हैं जिनका नाम है जाइलम सेल्स, उनके साथ जुड़ता जुड़ता ऊपर की तरफ चला जाता है। दूसरे सवाल में आते हैं कि पानी में पोलर अशिया के हल होने की वजह कौन सी फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि पोलर अशिया, सबसे पहले तो ये समझिए कि पोलर अशिया कौन सी होती हैं। बच्चों याद रखिएगा, पोलर अशिया वो होती हैं जिनमें
चार्जेस आ जाते हैं। तो जिसमें चार्जेस आ जाते हैं हम कहते हैं कि वो चीजें कौन सी हो गई हैं, पोलर। अब चार्जेस तो दो तरह के आते हैं, या तो प्लस यानी मस्बत चार्ज आता है और मनफी चार्ज आता है, जैसे कि NaCl। तो NaCl में हम देखते हैं कि सोडियम के ऊपर मस्बत और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है, मनफी। और जो दूसरी पोलर चीज होती है वो पोलर चीज किस तरह की होती है, जैसे HCl। HCl में आप नहम क्लास में पढ़कर आए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पैदा होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 और हाइड्रोजन की 2.1 भी लिखी जाती है और 2.2 भी होती है, दोनों काबिल कबूल है। इनमें फर्क की वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों चीजों को पोलर कहा जाएगा। तो ये जो पहली चीज है NaCl ये भी पोलर है और जो HCl है ये भी पोलर है। लेकिन बच्चों यहां पर हमसे NaCl की तरह के पोलर पूछे जा रहे हैं कि वो पानी में किस तरह हल होते हैं और उनके फोर्सेस क्या होती हैं। तो देखिएगा कि ये रहा पानी। अगर हम पानी को देखें तो हमें पता चलता है कि पानी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और पानी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। सिर्फ पानी में नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पैदा हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हाइड्रोजन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। अगर आप इस तरह का कोई मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए हैं तो याद रखिए उसे कहा जाता है डाइपोल। तो इसका मतलब हम पोलर चीजें यानी आइंस वाली चीजें पानी में हल करने जा रहे हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस बनेंगी बच्चों उन फोर्सेस को कहा जाएगा आइन डाइपोल फोर्सेस। और अगर वो आइन डाइपोल फोर्सेस में आपको दिखाऊं तो जल्दी जल्दी से हम उसको देख सकते हैं कि सोडियम के ऊपर मस्बत चार्ज और क्लोरीन के ऊपर मनफी चार्ज होता है। वाटर क्या, पानी क्या करता है कि अपने ऑक्सीजन जिन पे मनफी चार्ज है वो सोडियम के गिर्द कर देता है और अपने हाइड्रोजन जिनके ऊपर मस्बत चार्ज है उनको क्लोराइड की तरफ कर देता है। तो इस तरह इनके दरमियान फोर्सेस बनने लग जाती हैं। और चूंकि ये फोर्सेस किस किस के दरमियान बन रही हैं प्यारे बच्चों, ये फोर्सेस बन रही हैं पानी जो कि एक डाइपोल है और ये आइन। तो इन इसीलिए इन फोर्सेस का, इन कशिश की जो एक्स्ट्रा इजाफी फोर्सेस बन गई हैं इनका नाम होता है आइन डाइपोल फोर्सेस। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ जिसमें पूछा जा रहा है कि पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते। इसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब है जो हम नहम क्लास में ही पढ़कर आ चुके हुए हैं कि हमने पढ़ा था कि एक होता है पोलर, एक होती है पोलर शय और एक होती है नॉन पोलर। तो अगर हम पोलर शय के अंदर नॉन पोलर शय कोई ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम अगर उसके अंदर कोई नॉन पोलर शय ऐड कर देते हैं तो वो हल नहीं होती है। ये हमारी कॉमन, हमारी आम जिंदगी का भी यही कानून हम देखते हैं कि पोलर शय और नॉन पोलर शय जो है वो हल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अगर हम पानी के अंदर कुकिंग ऑयल जो होता है अगर हम उसको शामिल करें तो कुकिंग ऑयल कभी भी पानी के अंदर हल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि जो पोलर चीज होती है, पोलर का मतलब ही मैं ऊपर समझा कर आया हूं कि उसमें चार्जेस होंगे। अगर उसमें चार्जेस होंगे तो जाहिर है वो चार्जेस वाली चीज को ही अपने अंदर हल करेगा, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को कशिश की फोर्स लगा के खींच लेते हैं।
तो अगर पूछा जाए कि पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते, तो हम बताएंगे कि जनाब पानी चूंकि एक पोलर शय है, लिहाजा कानून के मुताबिक नॉन पोलर कंपाउंड उसके अंदर कभी भी हल नहीं होते। फर्ज कीजिए अगर हम इसमें कोई मिसाल भी देते हैं और पानी के अंदर हम चले हैं हल करने बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6, तो ये कभी भी हल नहीं होते क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है और पानी के अंदर चार्जेस आ जाते हैं। जी तो बच्चों आते हैं चौथे सवाल पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि पानी में शुगर और अल्कोहल कैसे हल होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर शुगर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और शुगर तो एक बहुत सारे कंपाउंड्स के एक ग्रुप को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आम शुगर जिसको टेबल शुगर कहा जाता है उसका तस्करा करेंगे। और बच्चों याद रखिए कि जो आम शुगर होती है वो है सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और अल्कोहल जिसकी यहाँ बात हो रही है वो भी आम वाली अल्कोहल है जिसे कहा जाता है इथेनॉल, और इथेनॉल जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है इसका फॉर्मूला है C2H5OH। अच्छा बच्चों आप जरा गौर कीजिए कि जब हम इन दोनों पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों में एक चीज मुश्तरक है, एक चीज कॉमन है, और वो है OH। ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त हम बाब नंबर 13 में पढ़ के आए हुए हैं, तो आप वही शुगर ज़हन में रखें। इसी तरह जो आम शुगर होती है सुक्रोज, उसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं OH। तो याद रखिएगा जब OH होगा तो इन OH के साथ पानी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसमें हम इथाइल अल्कोहल की साख्त बना के देखते हैं, हम फिर वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रहा इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी, CH3CH2OH। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा के इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने पूरा कर लिया। अच्छा अब देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अच्छा अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि जो पानी होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। तो जब पानी यहाँ पर आएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आप देखिए जो पानी वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यूं पार्शियल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स बनेगी। और बच्चों याद रखें इसी फोर्स को, ये जो बनी है ना इजाफी फोर्स, इसको ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाएगी और इस तरह ये अल्कोहल जो है वो पानी में हल हो जाएगा। इसी तरह शुगर में भी चूंकि OH होता है और इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होगी तो ये भी पानी के अंदर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में शुगर और अल्कोहल कैसे हल होते हैं, तो आपने बताना है कि पानी में शुगर और अल्कोहल के हल होने की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैदा होना है। पांचवें सवाल में चलते हैं, पानी में चूने का पत्थर कैसे हल होता है। अब चूने का पत्थर हम कहते किसको हैं, चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन इंग्लिश में कहा जाता है। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये आमतौर पे पानी में हल नहीं होता, लिहाजा क्या होता है कि ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर बारिश का पानी पड़ता है, और बारिश के पानी के अंदर हमें पता है कि थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लिहाजा ये आपस में मिलते हैं और ये बनाता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। इस तरह ये पानी में हल हो चुका है। हमने पढ़ा था ये हल नहीं होता, इसलिए हम इसके नाम के साथ S लिखते हैं, मतलब सॉलिड होता है। पानी वैसे लिक्विड की हालत में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे गैस की हालत में होता है, लेकिन चूंकि ये पानी में हल हो जाता है इसलिए हम इसके नाम के साथ AQ लगाते हैं, और AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। छठे सवाल पर आते हैं बच्चों, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में मवाजना करें। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्ट वाटर क्या है और हार्ड वाटर, इनमें फर्क करें, तो याद रखिएगा अजीज तुलबा कि आपको जब कभी भी फर्क करना है तो वो बेहतरीन अंदाज में तब ही किया जा सकता है जब आप उसके दरमियान में एक लाइन लगा दें। तो इससे क्योंकि फर्क करना है तो फर्क का तरीका यही होता है। अब हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर की खूबी क्या है और हार्ड वाटर की खूबी क्या है।
तो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, हमने पढ़ा था, याद कीजिए, सॉफ्ट वाटर के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल मिकदार में मिनरल्स कह लें या सॉल्ट्स इसमें पाए जाते हैं। और कौन से सॉल्ट्स बच्चों? जो हल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि हार्ड वाटर के अंदर नॉर्मल मिकदार से यानी सॉफ्ट वाटर से ज्यादा मिकदार में हलशुदा नमकियात पाए जाते हैं। ठीक है, पहला फर्क तो ये है। उससे असर क्या होता है? उससे असर ये होता है बच्चों कि सॉफ्ट वाटर की में साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है, और ये जो है ये साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता। तो ये तो हो गए इनमें बुनियादी फर्क। अच्छा, इसमें एक आधा फर्क हम और लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हार्ड वाटर जो होता है इसमें हम लिख सकते हैं कि ये नुकसानदेह होता है और ये जो है नुकसानदेह नहीं होता। तो ये फर्क भी बच्चों आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने फर्क कर लिया सॉफ्ट और हार्ड वाटर में। इसके अलावा एक और फर्क हो सकता है कि सॉफ्ट वाटर को हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे, हार्ड वाटर को इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फर्क भी आप लिख सकते हैं। आते हैं 7वें सवाल पे, वाटर हार्डनेस की वजूहात क्या है? यानी वाटर में जो हार्डनेस पैदा हो जाती है, हमने पढ़ा था कि वाटर में हार्डनेस की जो वजूहात हैं वो हैं हल हो जाने वाले सॉल्ट्स। तो पानी में सॉल्ट्स हल हो जाते हैं और जब वो हल हो जाते हैं तो उसकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है। अब वो सॉल्ट्स किसके हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो सॉल्ट्स हैं डाई वेलेंट कैटाइंस के। डाई वेलेंट कैटाइंस जिसमें कैल्शियम आता है +2 के साथ और मैग्नीशियम आता है +2 के साथ। और इनके कौन कौन से सॉल्ट्स हैं हमने पढ़ा था कि एक होते हैं बाइकार्बोनेट्स, उनकी वजह से होता है। एक होते हैं सल्फेट्स, उनकी वजह से होता है। एक होते हैं क्लोराइड्स, उनकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है। ठीक है जी, तो वाटर हार्डनेस की वजूहात मैंने बता दी हैं कि वाटर हार्डनेस की जो वजूहात हैं उनमें डाईवेलेंट कैटाइंस के हलशुदा सॉल्ट्स हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस के क्या असरात हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस के असरात क्या हो सकते हैं आपके सामने है कि टेम्परेरी हार्डनेस अगर आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम उन्हें बॉयलर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो बॉयलर स्केल्स बना देंगे। ठीक है, देखिए टेम्परेरी हार्डनेस बच्चों होती क्या है, इसको जरा सोचें। टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो पानी को बॉयल करने से यानी उसकी बॉइलिंग से खत्म हो जाए। ये तो पानी के बॉइलिंग से खत्म हो जाती है। अच्छा, खत्म होने से क्या होगा, जरा सोचिए ना, समझिए कि खत्म होने से क्या होगा। खत्म होने से ये होगा कि हलशुदा चीजें जो हैं वो क्या बन जाएंगी, हलशुदा सॉल्ट्स क्या बन जाएंगे, गैर हलशुदा। जैसे कि सोचिए ना, जेन में लेके आए कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स तो पानी में हल हो जाते हैं, तो जब वो पानी में हल हो गए हैं और आप उन्हें खत्म कर दें तो वो बन जाते हैं वापस कार्बोनेट, फिर वो पानी में हल नहीं होते। ये कार्बोनेट जो है ना, इन्होंने इकट्ठे होते होते क्या बना देना है, बॉयलर स्केल बना देना है। और आपको पता है कि बॉयलर स्केल हद से ज्यादा हो तो हमने पढ़ा था कि बॉयलर फट जाता है या इसके वजन की वजह से टूट जाता है, गिर जाता है।
तो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस के क्या असरात हैं कि ये इंडस्ट्रीज में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉयलर स्केल्स बनाती है, जिसकी वजह से बॉयलर के फटने का और बॉयलर के टूट के गिर जाने के इम्कानात जो है वो पैदा हो जाते हैं। जी तो बच्चों 9वें सवाल पर आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट्स के नुकसानात बयान करें। हमने देखा था कि डिटर्जेंट्स जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें है नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमने पढ़ा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह तोड़ नहीं सकते। तो जब नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब है ये लंबे अरसे तक पानी में रहते हैं, और ये जब पानी में रहते हैं तो इससे हमने पढ़ा था कि एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, और एल्गी की ग्रोथ बढ़ने की वजह से पानी में मौजूद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे वहां पर मौजूद आबी हयात, जितना भी एक्वेटिक लाइफ होगी, वो सब के सब मरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये डिटर्जेंट्स के नुकसानात हैं। इसके अलावा दीगर नुकसानात भी हमने पढ़े थे कि जिसमें हमने देखा था कि चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसके अंदर हमने ज्यादातर बेसिक चीजें इस्तेमाल की होती हैं, तो उससे पानी की पीएच भी तब्दील होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी आबी हयात रहते हैं उनको नुकसान होता है। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया में क्या फर्क है? तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लाइन लगा लेते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में फर्क पूछा जा रहा है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, जानदार। डिग्रेडेबल का मतलब होता है तोड़ देना। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीजें हुई? ऐसी अशिया जिनको जानदार, और कौन से जानदार, यहां पे ये लिखना बहुत जरूरी है, बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ सकें, उनको कहा जाता है कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं। और ऐसी अशिया जिनको बैक्टीरिया और फंजाई ना तोड़ सकें, उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनमें आप मिसाल अगर देते हैं तो मिसाल के तौर पे बायोडिग्रेडेबल चीजों के अंदर किसका शुमार होता है? हमारे घरों में बच जाने वाली जितनी भी सब्जियां जो हम जाया कर देते हैं, और जो हमारे घरों में फल होते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें, इनके छिलके, ये वो सब कुछ जो हम पानी में फेंक देते हैं, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जैसी चीजें, या आजकल फाइबर इस्तेमाल हो रहा है, तो फाइबर जैसी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ नहीं सकते। आते हैं 11वें सवाल की तरफ। डिटर्जेंट्स पानी को कैसे एक्वेटिक लाइफ के लिए मुल्हिक बना देते हैं? ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि डिटर्जेंट्स के अंदर नॉन बायो डिग्रेडेबल अशिया पाई जाती हैं। इनकी मिकदार ज्यादा होने से एल्गी की तादाद, एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, और इसकी ग्रोथ बढ़ जाने से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो जाहिर है फिर उन्होंने मरना ही है। इसलिए हम कहते हैं कि डिटर्जेंट्स की मिकदार ज्यादा होने से एक्वेटिक लाइफ के मर जाने के इम्कानात काफी ज्यादा हो जाते हैं। जी तो बच्चों अब आते हैं 12वें सवाल की तरफ कि पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने पढ़ा कि पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स कह लें या मिक्सचर भी कह सकते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो किसको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं?
पेस्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। पहली बात तो ये, ठीक है बच्चों। तो पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पेस्ट वगैरह को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। अच्छा, अब पेस्टिसाइड्स की कितनी अकसाम होती हैं, इसका फैसला करना होता है कि हम किस तरह के पेस्ट को मार रहे हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभार हमें हर्ब्स को मारना पड़ता है, तो उसके लिए हम हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं मुख्तलिफ अकसाम आपको बता रहा हूं बच्चों। कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, फंजाई को मारना पड़ता है, तो उसके लिए हम फंजाइसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी कभार बैक्टीरिया को मारना पड़ता है, तो हम उसके लिए बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार छोटे छोटे हशरात को मारना पड़ता है, तो इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग उसमें निमेटिसाइड इस्तेमाल करते हैं। निमेटिसाइड्स जो हैं वो छोटे छोटे कीड़े और हशरात को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फिर इसके अंदर इंसेक्ट रिपेलेंट भी होता है, कीड़े मकोड़ों से वैसे उनको भगाने के लिए भी कुछ स्प्रे किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना मुख्तलिफ अकसाम के इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, और मेन जो अहम जो इनका मकसद है वो यही है, पेस्ट को मारना। अब जिस तरह का पेस्ट होगा उस तरह की हम पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल हर्ब्स को मारने के लिए, छोटी छोटी जड़ी बूटियां जो हो जाती हैं उनको मारने के लिए, फंजाइसाइड का इस्तेमाल फंजाई को मारने के लिए, बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए। 13वें सवाल की तरफ आते हैं, पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की वजूहात क्या है। तो ये बात तो हम पढ़कर आए थे बच्चों, आपको याद होगा कि पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की जो वजूहात हैं, अब वो क्या हो सकता है। पहली वजह, अच्छा यहां पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि शायद ये पूछा जा रहा है कि पानी में वो सारी चीजें आती कैसे हैं, तो वो पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि हमने वजूहात लिखनी है कि वो बीमारियां किस वजह से होती हैं। तो हम लिखेंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रोटोजोन्स की वजह से हैं। ठीक हो गया, हमने पढ़ा था ना जिसमें हमने क्रिप्टोस्पोरियोंडम का पढ़ा था कि क्रिप्टोस्पोरियोसिस नाम की बीमारी होती है। और फिर मैंने आपको एक और भी बताई थी, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अमीबाइसिस नाम की बीमारी भी होती है। तो प्रोटोजोन्स के जरिए एक बीमारी होती है। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि प्रोटोजोन्स वजूहात होती हैं, और इसमें मिसाल आप लिख सकते हैं क्रिप्टोस्पोरियम की। तो दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि जनाब कुछ बीमारियां वायरल भी हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस। और जो वायरल होती है उसकी जो वजह होती है, उसकी वजह होती है कोई ना कोई वायरस। और मैंने इसमें आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि आप इसमें पोलियो का जिक्र भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो कुछ बीमारियों को हम बैक्टीरियल बीमारियां का नाम देते हैं, और उसकी जो वजह है वो बैक्टीरिया हो सकती है। और इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी बच्चों कि इसमें आप मिसाल लिख सकते हैं, डाइसेंट्री की मिसाल लिख सकते हैं, टाइफाइड की मिसाल लिख सकते हैं, हैजा यानी कॉलरा की मिसाल लिख सकते हैं। मैंने आपको इसके अलावा बॉटुलिज्म भी बताया था, इसके अलावा ई कोलाई इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां, तो बैक्टीरिया भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था कि एलजी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसका चूंकि जिक्र आपके कोर्स में नहीं तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जनाब मिनरल्स की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हमने फ्लोरोसिस में पढ़ा कि वो फ्लोराइड की ज्यादती की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी इंसान को हो जाती है। तो उस बीमारी को हम फ्लोरोसिस का नाम देते हैं। तो ये 4 वजूहात ज़हन में रखिएगा बच्चों कि प्रोटोजोन्स की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, मिनरल्स की वजह से, और 5वीं वजह क्या है, वर्म्स यानी कीड़ों की वजह से। तो वर्म्स की वजह से भी जो बीमारियां होती हैं वो वर्म्स भी पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। आते हैं 14वें और इस मश्क के आखिरी मुख्तसर सवाल की तरफ कि पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे महफूज रहा जा सकता है। तो इसे महफूज रहने के लिए हमने पढ़ा था कि पहली बात
पहला काम क्या करें कि पानी को उबालें। पीने से पहले पानी को उबाल लेना चाहिए, और जब पानी को हम उबालते हैं तो बहुत सारी बीमारियां से हम वैसे ही हमारी बचत हो जाती है। दूसरी बात हमने देखा था कि जो हमारा एफ्लुएंट्स का निज़ाम है, या हमारा सैनिटेशन का निज़ाम है, या जो पानी के अखराज का निज़ाम है, उसको ठीक किया जाए। तो पानी का जो अखराज हो रहा है, पानी का अखराज, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसको हम सैनिटेशन सिस्टम का नाम देते हैं। ये सैनिटेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो सकती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि पानी को साफ कर लिया जाए, यानी पानी को पीने से पहले फिल्टर कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं ना बच्चों, उसमें हम पानी को साफ कर रहे हैं। तो ये चंद एक तरीके हैं जिन तरीकों के जरिए हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये थी बच्चों इस बाब नंबर 15 की मश्क यहाँ पे ख़त्म हुई, जिसमें हमने मुख्तसर सवालात देख लिए। और इसमें जितने भी हमारे पास इंशाइया तर्ज के सवालात आपकी एक्सरसाइज और आपकी मश्क में मौजूद हैं बच्चों, मैं पहले ही उनको लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। आप एक दफ़ा जब लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने वो सारे सवालात वहीं पर उनका तज़किरा कर लिया। इसके साथ ही हमारा बाब नंबर 15 जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह बाब नंबर 16 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का उन्वान, जिसमें हमने सिर्फ मश्क को हल किया। पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात, फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात को हमने बड़ी तफसील से देख लिया। इसके साथ ही बाब नंबर 15 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह बाब नंबर 16 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।